हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज कोलराउस के नियम और इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोलराउस का नियम जानने से पहले एक चीज़ और आपको जानना पड़ेगा, वो है सीमांत मोलर चालकता। क्या मैं बोल रहा हूँ? सीमांत मोलर चालकता, जिसको आप कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है ये? इसको समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई विद्युत अपघट्ट है NaCl, एक विद्युत अपघट्ट है एसिटिक एसिड। ठीक है, दो आपके पास विद्युत अपघट्ट हैं। दोनों के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मोलर सीमांत मोलर चालकता क्या है। आप NaCl में पानी डालेंगे तो ये अपने आयनों में वियोजित, यानी थोड़ा से इनके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, यानी मुक्त आयन के रूप में आ जाएंगे। यहाँ पर जब आप पानी डालेंगे एसिटिक एसिड में तो ये एसीटेट आयन, तो पहले लिखते हैं धन आयन तो इसलिए लिखेंगे H+ आयन, और CH3COO-। यहाँ पर भी धन आयन ऋण आयन, यहाँ भी धन आयन ऋण आयन बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो वियोजन होता है वो आंशिक होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिवर्सिबल दिखाते हैं। यहाँ पर वियोजन पूर्ण होता है, इसलिए हम इसको एक तीर से दिखाते हैं या उत्क्रमणी का चिन्ह दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ा हो या ज़्यादा, इसके नंबर ऑफ आयन यानी जो धनायन और ऋणायन की संख्या है वो कांस्टेंट रहेगी, संख्या नियत स्थिर रहेगी, नियत या स्थिर रहेगी। जबकि दुर्बल वाले, ये क्या है, प्रबल है, ये क्या है, दुर्बल है। ठीक है, आप पानी की मात्रा 1 लीटर लीजिए या 10 लीटर लीजिए, 1 लीटर लीजिए या 10 लीटर डाल दीजिए, संख्या स्थिर रहेगी। इस केस में केवल इनके बीच की क्या होती जाएगी, Na और Cl के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो इसकी चालकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो शुरुआत में 1 लीटर में इसकी चालकता रहेगी और जब 10 लीटर आप पानी डाल देंगे तो भी चालकता में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन? थोड़ा सा परिवर्तन होगा। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे एसिटिक एसिड है या कोई और दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, उसके लिए जब आप पहले 1 लीटर डालेंगे पानी तो इसमें इसकी जो संख्या है पहले कम रहेगी, संख्या रहेगी क्या रहेगी, कम। जब आप पानी बढ़ा देंगे यानी तनुता बढ़ा देंगे, तनुता बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ा देंगे, बढ़ाने पर संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यहाँ पर संख्या पहले कम था, अब अधिक है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही केस में संख्या नियत है। क्या अंतर हो रहा है, इनके धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो थोड़ी सी मात्रा तनुता बढ़ाने में बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर 1 लीटर से यदि आप 10 लीटर पानी करेंगे तो इसके संख्या की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। और साथ ही साथ जब देखिए वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रभावित करेगा, उसकी मोलर चालकता क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। इसकी चालकता लगभग थोड़ा सा बढ़ेगी लेकिन इसकी चालकता ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आयंस रहेंगे वही ना विद्युत धारा को ले जाते हैं, तो ज़्यादा संख्या रहेगा तो ज़्यादा करंट पहुँचेगा, तो ज़्यादा चालकता होगी। तो बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, क्या पानी बढ़ाते जाएंगे 1 लीटर से 10 लीटर, 10 लीटर से 50 लीटर, 50 लीटर से 100 लीटर करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा हमेशा? क्या ऐसा नहीं है, एक सीमा तक बढ़ेगा, एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि सीमांत, एक सीमा तक इसकी चालकता चाहे दुर्बल हो या प्रबल, हालांकि यहाँ पर केवल विद्युत अपघट्ट की बात की जाती है, विद्युत अपघट्ट। ठीक है, लेकिन जो कोलराउस का नियम है ये केवल दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए विशेषकर लागू किया गया था। इसके लिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए ये अप्लीकेबल है। प्रबल के लिए तो डी-बाई-हकल रूल लगा सकते हैं, डी-बाई-हकल रूल या नियम से उसको जान सकते हैं। ठीक है, तो कोलराउस नियम किसके लिए है? दोनों के लिए आप लागू कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः किसके लिए अप्लीकेबल है, उपयोगिता है दुर्बल के लिए। तो दुर्बल में क्या होता है कि वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो आयनों की संख्या बढ़ती है, एक निश्चित सीमा तक तनुता बढ़ाने पर उसकी चालकता अधिकतम होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता।
यानी किसी विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट है, उसमें पानी या तनुता बढ़ाएंगे तो उसकी मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है। उसके बाद जब उसकी सांद्रता जीरो हो जाती है, सांद्रता या कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, तो उस समय जो चालकता होती है उसे कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। यानी अनंत तनुता या जीरो सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट की चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। फिर से, सांद्रता जीरो हो या इसी को क्या बोलते हैं, अनंत, क्या बोलते हैं, अनंत तनुता। तनुता मतलब बहुत अधिक हो गया, तनुता पर, ठीक है, तनुता पर चालकता क्या कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, समझ में आया, ये उसका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। ठीक, क्लियर है। अब आपको समझ में आएगा कोलराउस का नियम। सीमांत का मतलब अधिकतम चालकता, कब सांद्रता कितनी हो, लगभग शून्य के बराबर, उस समय किसी विद्युत अपघट की चालकता जो आएगी वही क्या है, अधिकतम या सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो आते हैं अब कोलराउस का नियम बताते हैं। ठीक है, अच्छा, सीमांत मोलर चालकता के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, सीमांत मोलर चालकता के लिए हम यूज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और किसी सांद्रता पर, सांद्रता के लिए वो हम सी यूज करेंगे, सी यूज कर सकते हैं, या जब जीरो यूज करेंगे तो सीमांत मोलर चालकता, और सी यूज करेंगे यहाँ तो ये किसी भी दिए गए सांद्रता पर ये मोलर चालकता है। ठीक है, दोनों यूज करेंगे। चलिए अब हम किसी कोलराउस का नियम की बात करते हैं। तो कोलराउस का नियम का स्टेटमेंट यानी उसकी जो कथन है उसको क्या है, कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता किसी मेनली तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, लेकिन प्रबल के लिए भी लागू कर सकते हैं, इसलिए हम विद्युत अपघट लिख रहे हैं, ना दुर्बल लिख रहे हैं ना प्रबल लिख रहे हैं, केवल विद्युत अपघट लिख रहे हैं। ठीक है, अनंत तनुता पर यानी कब सांद्रता लगभग जीरो हो, विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके या उसमें उपस्थित, उसके या उसमें उपस्थित उसके धनायनों एवं ऋणायनों के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि किसी विद्युत अपघट्य में धनायन और ऋणायन होते हैं, तो कुछ चालकता धनायन काल होती है, कुछ चालकता ऋणायन काल होती है, तो कुल चालकता कितनी होगी, दोनों का जोड़ कर दीजिए, उनकी संख्या का गुणा कर दीजिए उसमें, तो वही क्या होगी, कुल चालकता। यही सीधा सीधा बात है, गणितीय रूप में इसको दिखाना चाहेंगे तो मान लीजिए कोई यौगिक है ए बी रूप में, ऐसे सिंपल सभी बता रहे हैं, फिर उसमें जो मॉडिफाई होगा बताएंगे। कोई यौगिक है जैसे Na और Cl, अभी सिंपल समझ लेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स हो जाना आसान हो जाता है। मान लीजिए ऐसा है ए बी कोई यौगिक है जिसमें ले लिया मैंने NaCl, तो इसकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, NaCl इन्फानाइट के लिए हम जीरो लगाएंगे, तो कैसे निकालते हैं कि इस इन्फानाइट पर इन्फानाइट लिखिए या जीरो लिखिए, देखिए लैम्डा ऐसे लिखिए, इन्फानाइट भी लिख सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं, तो मैं जीरो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो धनायनों की चालकता, तो धनायनों की चालकता के लिए हमने क्या, ये स्मॉल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा, ये लैम्डा और ये लैम्डा दोनों क्या है, लैम्बडा। ठीक है, ये छोटा वाला है छोटा, और ये क्या है, बड़ा लैम्डा। ठीक है, दोनों का मतलब समझ लीजिए, ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा है। ठीक, तो यहाँ पर जब धनायन और ऋणायन को हम लेते हैं तो ये छोटा वाला लेते हैं। धनायन के लिए इस पर इन्फानाइट का चिन्ह लगाइए या जीरो लगाइए,
प्लस क्लोराइड आयन का मोलर चालकता। ये धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर संख्या उसकी क्या है, 1 है, और 1 लिखा नहीं जाता, तो 1 लिखिए या अंडरस्टूड रहता है। हम ऐसे NaCl का दिखा दिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर। तो जनरल हमें दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो कुछ उसको ऐसे दिखाएंगे। तो लैम्डा कोई विद्युत अपघट्य है, तो मान लीजिए कोई विशेष है, इसके जगह AB की जगह पर ऐसे लिखा हुआ है AX, या M लिख सकते हैं, या N किसी टर्म में AM और BN, ठीक है। तो इस तरह लिखा हुआ है, तो इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, M देखिए ये जो संख्या है नीचे वो संख्या होती है, तो MAN प्लस, ठीक है ना, और प्लस NBM माइनस, ऐसे लिखते हैं ना। इसका नंबर इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इसके लिए मिटा दें पहले समझाने के लिए। अब इसके लिए बात कर रहे हैं हम, ऐसे लिखा हुआ है कोई यौगिक, तो कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ लैम्डा AMBN छोटा लिख देंगे, इसके ऊपर 0 या इन्फानाइट लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। इसमें धनायन है कौन, A, कितनी संख्या है M, उसकी संख्या हो गई, लैम्डा लिखेंगे, इन्फानाइट या 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AN प्लस उसका आवेश सहित, ठीक है। दूसरा उसकी संख्या कितनी है N, और आवेश का लैम्डा के नीचे सबस्क्रिप्ट में B लिखेंगे, पावर में M माइनस लिखेंगे। तो ये हो गया जनरल, किसी के लिए आप लिख सकते हैं, जहाँ M क्या है, धनायनों की संख्या, M क्या है, धनायनों की संख्या, ठीक है। N क्या है, ऋण आयनों की संख्या, और A तो समझ में आ रहा है कि A प्लस क्या है और B माइनस क्या है, B पर M माइनस है, A पर N प्लस है। तो ऐसा कोई भी फॉर्म होगा तो इस रूप में तोड़ना आपको आ जाएगा, तो कोलराउस नियम लिख लेंगे। अब ये बात आती है कि ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको दिया रहेगा कि अनंत अनुताप पर धनायनों की मोलर चालकता इतनी है, ऋण आयन की मोलर चालकता इतनी है, उसकी संख्या आपको देखना पड़ेगा यौगिक के सूत्र से। किसके सूत्र से, यौगिक के सूत्र द्वारा, फार्मूला द्वारा चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो अनंत अनुताप पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। ये कोलराउस का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये जनरल उसका रूप हो गया। यहाँ पर M और N की जगह पर आप कि NCERT में न्यू लिया है, क्या लिया है भाई, उसने ऐसे लिया है न्यू प्लस, और माइनस के लिए न्यू माइनस, और उसके लिए धनायन ऋणायन के कुछ भी आप लैम्डा ले सकते हैं। दोनों में मैं फिर से अंतर बता दूं, ये कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा, दोनों की जगह पर अनंत के लिए हम 0 0 लगा सकते हैं या इन्फानाइट का चिन्ह लगा सकते हैं। अनंत के लिए क्या लगा सकते हैं, इन्फानाइट, यानी अनंत का पहचान, ठीक है ना, दोनों ही सही है, ठीक है। ये इस्तेमाल करिए, चाहिए इस्तेमाल करिए, ठीक। अब हम किसी यौगिक का लेकर समझा रहे हैं, कैसे तोड़ेंगे, फिर मान दिया रहेगा तो कैसे रखेंगे, फिर इसकी उपयोगिता क्या है, यही आज चर्चा करेंगे ना। चर्चा इसी बात की हो रही है, तो नोट कर लिए आप। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, मान लीजिए आपको दिया गया है ये CH3COO का होल ट्वाइस, यहाँ पर लिख देते हैं Mg, मैग्नीशियम एसीटेट। मान लीजिए ऐसा यौगिक दिया है, सपोज दैट ऐसा यौगिक दिया है मैग्नीशियम एसीटेट, मैं काल्पनिक ले रहा हूँ, या कैल्शियम एसीटेट कर लीजिए, मैग्नीशियम की जगह क्या कर लीजिए, कैल्शियम एसीटेट है, ठीक है। तो इस यौगिक के लिए एसीटेट आयन की कुछ मोलरता दिया होगी आपको, कैल्शियम आयन की मोलर चालकता दिया होगा, ये दिया होगा, ऐसे करके देगा आपको कि इसका मान दिया है, लैम्डा M इतना है, और लैम्डा एनायन का कैटायन का दे देगा आपको। तो आपको मान लीजिए ये x है, ये y है, दे दिया है, तो कुल मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, या कोलराउस के नियम के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो तोड़ने आना चाहिए,
कैल्शियम सल्फेट को हम पहले तोड़ेंगे। कैल्शियम एसिड सल्फेट नहीं है, एसीटेट है, सुधार कर लीजिए। कैल्शियम एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये टूटेगा, कैसे टूटेगा भाई? वियोजित होगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए है, लेकिन हम तोड़ रहे हैं पूरा मान के कि पूरा टूट रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम 2+ और एसीटेट कितना बनेगा? 2 एसीटेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 है, ठीक। तो अब इसके लिए लैम्डा एम की जगह पर आप मोलर कंडक्टिविटी के लिए, एम क्या था? मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कैल्शियम एसीटेट CH3COO, ठीक है, होल ट्वाइस, या डायरेक्ट सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ज़रूरत नहीं है लिखने की, पूरा फार्मूला लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं तो भी ठीक है। बराबर धनायन कौन है? कैल्शियम। कितनी संख्या है? 1। तो लैम्डा कैल्शियम यहाँ आयन 2+। ये देखिए, ये लिखा जाएगा इसके नीचे, लैम्डा के नीचे पूरा स्पीसीज चार्ज सहित, ठीक। और इसके नंबर को आगे, तो 1 है तो 1 लिखिए या मत लिखिए, अंडरस्टूड है। प्लस ये कितना है? 2, तो 2 लैम्डा इसके नीचे CH3COO-, ये वाला इसके नीचे चार्ज सहित। इन्फानाइट है तो इन्फानाइट का चिन्ह लगाइए, 0 लगाइए। अब यदि इसका मान दिया है, मान लीजिए इसका क्या दिया है? x दिया है, इसका क्या दिया है? y दिया है, इसका दिया है ना, तो y के गुणे 2 कर दीजिए। तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा? दोनों को गुणा करके जोड़ दीजिए, जो आएगा ये मोलर चालकता आ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए, फिर इसकी उपयोगिता बता देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, ऐसे तोड़ना सीखना है आपको कि दिया कैसा यौगिक, तोड़ना कैसे है, रखना कैसे है, ठीक है। ये x और y का मान एक्चुअल में आपके डेटा दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में। चलिए दूसरा देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ट्वाइस। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यदि एल्युमिनियम आयन की चालकता, एल्युमिनियम 3+ आयन की चालकता मान लीजिए m दिया है या x दिया है, और सल्फेट आयन की चालकता अनंत अनुता पर चालकता y दिया है, तो इसका x और y का मान कुछ दिया होगा। मान लीजिए 50 है, ये मान लीजिए 70 है। क्या है इसका यूनिट? क्या है बताया गया है ना, मोलर चालकता का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट सहित दिया होगा, ठीक है ना, इसका यूनिट सहित याद आ रहा है मोलर चालकता का, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं? आप कोलराउस नियम लगाइए। लैम्डा यहाँ पर यौगिक का नाम लिख सकते हैं Al2SO4 का होल ट्वाइस। ये लिखिए या ना लिखिए ये आपके ऊपर है, तो आप छोड़ दीजिए, कम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की बजाय घटाना चाहिए। और यहाँ लिखिए अनंत लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए, बराबर लैम्डा लिखिए, फिर इसके नीचे धनायन। पहले इसको तोड़िए, तोड़ना आपको आना चाहिए। तो एल्युमिनियम को तोड़ेंगे तो एल्युमिनियम कितना आयन बनेगा? एल्युमिनियम आयन बनेगा 2Al। इस पर चार्ज कितना होगा? यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट में थ्राइस है ये, ठीक है। फिर से सुधार लीजिए फार्मूला, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है? 3+, और इसकी संख्या कितनी होगी? 2 प्लस सल्फेट कितना होगा? 3, ठीक है, 3 सल्फेट SO4, और इस पर चार्ज कितना होता है? 2-, ठीक। तो पहले लिखेंगे आप धनायन वाला में क्या है? एल्युमिनियम 3+, इसका चार्ज हो गया, ये संख्या 2 है, ठीक है, प्लस संख्या पहले लैम्डा, नीचे SO4 2-, ये ब्रैकेट में लिखिए या छोड़ ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों पर 0 लिखिए या इन्फानाइट का चिन्ह लगाइए, ठीक है ना। अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यदि इसका वैल्यू दिया है तो 2 गुणे इसका वैल्यू कितना दिया है? 50, प्लस 3 गुणे इसका वैल्यू दिया है 70। मैंने हाइपोथेटिकल कुछ लिया है, आपको दिया रहेगा वैल्यू, कुछ भी दिया रहे उसको रखना है। फिर गुणा कर दीजिए, ये इसका 100 प्लस 3 7 21 210, तो कितना हो गया? 310। ये क्या आ गया? लैम्डा m मोलर चालकता, अनंत अनुता पर इस विद्युत अपघट्य की क्या गई? मोलर चालकता आ गई, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा तब निकाल लेंगे। यदि इसमें से 1 का दिया है, टोटल दिया है, तो घटा कर निकाल लेंगे, ठीक। तो मोलर चालकता अनंत अनुता पर निकालने के लिए कोलराउस नियम लगाते हैं।
अब हो गया कोलाउस का नियम का स्टेटमेंट उदाहरण सहित। अब इसकी उपयोगिता यानी इसकी क्या उपयोगिता है, क्या एप्लीकेशन पार्ट है, उसको देख लेते हैं। चलिए एप्लीकेशन देखते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। तो आपको यदि लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता हो गया तो किसी गिवन सांद्रता पर मोलर चालकता को ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि आपको वियोजन की मात्रा अल्फा पता हो तो, यदि ठीक है, यदि दोनों पता है तो अल्फा पता हो जाएगा, अल्फा पता है तो ये निकल सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक चीज़ जानिए, जैसे मैंने अभी लिया था CH3COOH, पानी डालेंगे, क्या डालेंगे? पानी, तो ये वियोजित होगा। किस में वियोजित होगा भाई? CH+ और एसीटेटाइन में। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 20 मोल लिया था। कितना मोल लिया था? शुरुआत में 20 मोल। आपने 1 लीटर डाला था तो इसमें से 5 मोल केवल टूटा था पहले। किसमें? H+ आयन और एसीटेटाइन में पहले 1 लीटर पानी डालने पर 5 मोल टूटा था। फिर आपने क्या किया था? 10 लीटर बढ़ाया, तो मान लीजिए अब 10 मोल टूट गया। पहले कितना टूटा? 5 मोल 1 लीटर डालने पर। पानी की मात्रा 10 लीटर कर दी, 10 मोल या 12 मोल टूट गया। फिर आपने क्या कर दिया? 50 लीटर पानी कर दिया, तो उसके मान लीजिए 15 मोल टूट गया। ऐसे ऐसे मात्रा बढ़ रही है। तो ये जो मात्रा बढ़ रही है टूटने की, उसी को कहते हैं वियोजन की मात्रा। उसको किससे दिखाते हैं? अल्फा से। किससे दिखाते हैं? अल्फा से। ये क्या है? वियोजन की मात्रा, कि कितना पहले लिया गया था, कितना टूट गया। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा निकालने के लिए एक छोटा फार्मूला है। क्या है? वियोजन की मात्रा निकालने के लिए प्रारंभिक अणुओं की मात्रा और वियोजित अणुओं की मात्रा का अनुपात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की डिग्री कहलाता है। ठीक है, यानी ये एक्चुअली में वियोजन की मात्रा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं। वियोजन की मात्रा को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं वियोजित अणुओं की मात्रा, वियोजित अणुओं की मात्रा बटे प्रारंभिक अणुओं की मात्रा। ठीक है, ये कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। ठीक है, ऐसे फार्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले लिया गया था कितना? 20, टूटा कितना? 50 लीटर डालने पर पानी 15। तो ये 15 बटे जो 20 हुआ, ये क्या कहलाया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि इसको 100 से गुणा कर देंगे, कितने से? 100 से, तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। कितने में निकल जाएगा? परसेंटेज में, परसेंटेज हो जाएगा। 15 बटे 20 यानी 15 वियोजित हो गया। 20 आपने लिया था, कितना वियोजित हुआ? कितने डिग्री वियोजित हुआ? कितना मात्रा? तो जितना वियोजित हो गया, जितना आपने लिया था, 100 से गुणा कर देंगे, वियोजन की मात्रा प्रतिशत में निकल जाएगी। ये तो हो गया भाई जनरल चीज़, वियोजन की मात्रा। लेकिन आपको यहाँ मोलर चालकता और जो सांद्रता C पर मोलर चालकता में यदि पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ निकाल सकते हैं वियोजन की मात्रा, प्रारंभिक अणु की मात्रा यहाँ से निकाल सकते हैं, अथवा मोलर चालकताओं के अनुपात से भी आप वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। यानी दो तरीका है निकालने का। एक तो हो गया सिंपल, जो आपको अणुओं की वियोजन की मात्रा से पता चल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा कोलाउस के नियम का उपयोग करके। ठीक है, कैसे? कोलाउस के नियम को उपयोग करके कैसे अल्फा निकाल सकते हैं? तो एक ये तरीका था। दूसरा अल्फा निकालने के लिए है कि किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, मतलब मोलर चालकता है किसी भी सांद्रता पर, C मतलब किसी भी सांद्रता पर, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। यानी ये जो है सांद्रता C पर मोलर चालकता, सांद्रता C पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो ये दो तरीका है अल्फा निकालने का। एक यहाँ से लाइन खींच दे रहा हूँ, दोनों अलग चीज़ है। ये अल्फा यहाँ से अलग तरह से निकाल सकते हैं। और दूसरा, यदि आपको ये कोलाउस नियम से ये निकाल लीजिए कुल मोलर चालकता, और ये मोलर चालकता C सांद्रता पर दिया रहेगा, तो अल्फा आपको निकल जाएगा। ठीक है ना? तो एक एप्लीकेशन हो गया।
पहला एप्लीकेशन कोलराउस नियम का उपयोगिता में क्या हो गया, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे सी सांद्रता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात, वियोजन की मात्रा निकालते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। चलिए, और ये कक्षा 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने याद दिला दिया आपको। ठीक है, तो एक हो गया इसका एप्लीकेशन पार्ट। दूसरा, यदि आपको अल्फा पता हो गया तो आप वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक भी निकाल सकते हैं। वियोजन की मात्रा पता हो गया अल्फा, तो इसकी सहायता से दूसरा चीज़ क्या निकाल सकते हैं, वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक के निकाल सकते हैं। वियोजन स्थिरांक को हम के से दिखा रहे हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा पता हो गया तो आप के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस सी, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, वियोजन की मात्रा की सहायता से वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो देखिए, आपने पहला चीज़ क्या निकाला है, मोलर चालकता अनंत अनुता पर। कहाँ से निकाला, कोलराउस नियम से निकाला। ये निकल गया तो आपको ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो के निकल जाएगा। कैसे, इस फार्मूले पर रख देंगे ए का मान, जहाँ सी क्या है, सी क्या है, सांद्रता है मोलरता में, सांद्रता मोलरता में। ठीक है, और इसको सरल करना चाहेंगे तो दूसरा तरीका क्या, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो दूसरा तरीका, दूसरा एप्लीकेशन पार्ट है वियोजन की मात्रा का स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक की गणना करने के लिए अल्फा की सहायता से वियोजन स्थिरांक के निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यदि सरल करना चाहेंगे तो अल्फा को क्या मान लीजिए, बहुत ही कम है वियोजन की मात्रा 1 से, तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। सिंपल हो गया ना, एक की तुलना में अल्फा का मान क्या है, बहुत ही कम है, तो ये खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो के से इससे भी निकाल सकते हैं, ये दोनों तरीका है। ठीक है, नेगलेक्ट कर सकते हैं नीचे वाले को। ठीक, 2 एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन, 2 उपयोगिता हो गया। पहला उपयोगिता है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। देखिए, नोट कर लीजिए, पहला वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में कैसे निकालेंगे, इस तरह से। दूसरा, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा वहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, यहाँ से, और इस निकालने के बाद सी सांद्रता दिया रहेगा तो वियोजन स्थिरांक निकल जाएगा। ठीक है, 2 तरीका, 2 उपयोगिता, तरीका नहीं उपयोगिता। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, तीसरा की तो आप निकाल सकते हैं किसी अल्प विलेय लवण या यौगिक की, लवण या यौगिक की विलेयता, लवण या यौगिक कर लीजिए, यौगिक कर लेंगे तो सबके लिए हो जाएगा, यौगिक की विलेयता, यहाँ की छूट गया, की विलेयता ज्ञात करने में। ठीक है, करने में कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो आपने भी इसके पहले पढ़ा होगा, विशिष्ट क्या पढ़ा होगा, मोलर चालकता पढ़ा होगा ना। मोलर चालकता बराबर, मोलर चालकता बराबर कप्पा विशिष्ट चालकता इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखे होंगे मोलरता। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा इसके कि मोलर चालकता क्या है, तुल्यांक चालकता क्या है, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का विशिष्ट चालकता से क्या संबंध है। तो मोलर चालकता बराबर लैम्डा एम बराबर क्या था, कप्पा। कप्पा को हम यहाँ पर विशेष सिंबल्स नहीं बना रहे, लेकिन आप समझिए कि कप्पा है। ठीक है, अपान मोलरता। तो मोलरता की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, विलेयता। मोलरता क्या है, एक तरह से सांद्रता ही है ना, कि कितना चीज़ घुला है। तो विलेयता को हम मोलरता की जगह इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, विलेयता। ठीक है, कितना चीज़ घुला है वही तो मोलरता होती है, इतने मोल्स। तो मोलरता की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, विलेयता। विलेयता ज्ञात करना है और हमें ये अनंत अनुता पर मोलरता चालकता मिल जाएगी, तो इसको यहाँ कर लें पक्षांतर। तो विलेयता बराबर क्या हो जाएगा, विलेयता बराबर, देखिए ये मोलर जो चालकता है वो अनंत अनुता पर है। कब है,
अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये मोलर चालकता को कब ले रहे हैं, अनंत अनुताप पर। तो अनंत अनुताप पर ये इसके लिए इन्फिनाइट चिन्ह लगाते हैं। तो कप्पा विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे मोलर चालकता, ठीक है। तो मोलर चालकता कहाँ से मिल गया, कोलराउस नियम से मिल गया। विशिष्ट चालकता दिया होगा, विशिष्ट चालकता दिया होगा और 1000 से गुणा करके विलेयता हम फाइंड कर सकते हैं। ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया कोलराउस नियम का। तो आपने 3 एप्लीकेशन और उसके स्टेटमेंट और किस यौगिक का कैसे डिसोसिएशन मतलब पानी में या विलयन में जाने पर वो कैसे आयन में टूटते हैं, यदि आपको पता है तो मोलर अनंत अनुताप मोलर चालकता कोलराउस के नियम से निकाल सकते हैं, केवल धनायनों और ऋणायनों को जोड़कर। और धनायन में संख्या ज़्यादा है, उसकी 1 से ज़्यादा है तो उसकी संख्या से गुणा कर दीजिए, ऋणायन की संख्या 1 से ज़्यादा है तो उसको संख्या से गुणा कर दीजिए, दोनों संख्याओं का गुणा करके जोड़ दीजिए, मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। और मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी तो उससे वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक और विलेयता जो अल्प विलेय हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब क्या है, AgCl है, ये सब पानी में क्या है, अल्प विलेय हैं, ये सब भूलते नहीं। ऐसे पदार्थों के लिए अल्प विलेय पदार्थ कहलाते हैं, उनके लिए ये विलेयता ज्ञात की जा सकती है कोलराउस के एप्लीकेशन या कोलराउस के नियम का उपयोग करके। क्योंकि कोलराउस नियम में आप सबसे ज़्यादा गणना किसकी किए हैं, सबसे ज़्यादा क्या गणना कर सकते हैं, मोलर चालकता कब, अनंत अनुताप पर। इसकी सहायता से आप क्या क्या निकाल लिए, अल्फा, वियोजन स्थिरांक के और विलेयता, 3 चीज़ निकाल लिए ना। तो ये चीज़ निकालने के लिए आप कोलराउस नियम लगाए हैं और इसकी सहायता से 3 चीज़ को ज्ञान या ज्ञात किया जा सकता है, इसकी उपयोगिता होगी। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फिर मिलेंगे, नहीं अच्छा लगा तो फिर आपकी इच्छा।